Hello everyone. So today we are going to start chapter number 9 which is biomolecules of class 11th biology. तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो है आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, मतलब बिल्कुल लगभग पूरा 95% चैप्टर सेम ही है, वही सारी चीज़ें हैं कि मतलब पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डीएनए वगैरह। डीएनए तो हालांकि आप अपनी बायोलॉजी के एक सेपरेट चैप्टर में अच्छे से और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फिर भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा कुछ नोट से, और यहाँ एनसीईआरटी से थोड़ा मैं आपको ब्रीफ देने की कोशिश करूँगी इस चैप्टर का। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का क्या मतलब होता है? ऑल ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स इन अ लिविंग सेल आर बायोमोलिक्यूल्स। जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड होते हैं किसी भी एक लिविंग सेल में उन्हें कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि कार्बन की चेन। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें कौन से आते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। भाई प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। और अगर बात करें कि बायोमोलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और एक होता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है। माइक्रोमोलिक्यूल्स का और मैक्रोमोलिक्यूल्स का यहाँ आपको साइज ध्यान रखना है। मैं पूरा आपके एनसीईआरटी से ही बता रही हूँ। अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं बताया है। तो यहाँ पे साइज की अगर मैं बात करूँ बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के, तो इसका होता है 18 to 800 डाल्टन। जबकि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी मैक्रो का मतलब भी क्या होता है? बड़ा, माइक्रो का छोटा। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स का छोटा साइज होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का होता है मतलब ग्रेटर देन 1000 डाल्टन। ठीक है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको याद रखना है अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या क्या आता है? भाई ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। देखो ये सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज, जो भी इसका स्ट्रक्चर है, जो भी चीजें केमिस्ट्री में एज इट इज बता रखा। और मैंने बायोमोलिक्यूल की एक और वीडियो केमिस्ट्री की बना रखी है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल हैं। लिपिड्स, ये सब किसके हैं? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में अगर एग्जांपल की बात करूँ तो प्रोटीन हो गया, यानी कि अब मैक्रो मतलब बड़े वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जिसमें आता है अपना डीएनए और आरएनए, और पॉलीसैकेराइड्स। और छोटे इनके क्या थे? जैसे कि प्रोटीन का छोटा अमाइनो एसिड होता है, और न्यूक्लियोटाइड वगैरह हो गई, ये सब किसमें है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में। ठीक है। अब बात करेंगे कि जो अमाइनो एसिड हैं वो क्या होते हैं। अमाइनो एसिड्स यहाँ पे मैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग निकाल देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये रहा। ठीक है। ये टेबल देखो एक बार आप, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नो लिविंग एंड लिविंग मैटर। ये क्या है? हाइड्रोजन, परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे जो है इनका वेट दे रखा है। ठीक है। ये आपको थोड़ा सा रीड आउट कर लेना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिमिलरली आर लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक, यहाँ पे इनऑर्गेनिक की बात कर रखी है, लिविंग टिश्यूज की। ठीक है। उनका फॉर्म, जैसे सोडियम का क्या होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है। वाटर का H2O कंपाउंड्स ये। अब बात करेंगे अमाइनो एसिड की। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक अमाइनो ग्रुप कंटेन करते हैं और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक क्या होता है? एक एसिड ग्रुप होता है। ठीक है। मैंने क्या बताया? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंटेन करे अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और बोथ दिस ग्रुप्स आर अटैच टू द सेम कार्बन। और दोनों ही जो ये ग्रुप है ये सेम कार्बन से अटैच हों, इसी को क्या कहोगे आप? अल्फा कार्बन। ठीक है। इसको क्या कहोगे? अल्फा कार्बन। 20 टाइप के जो है अमाइनो एसिड हमारे प्रोटीन में होते हैं। कितने? 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स अकर इन प्रोटीन्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इनके अमाइनो के और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर के ऊपर बेस करके देखें हम, तो अमाइनो एसिड की क्या क्या कौन से हो सकते हैं। एसिडिक में कौन सा आएगा? ग्लूटेमिक एसिड हो गया। ठीक है। एसिडिक का एग्जांपल है यहाँ पे एसिड, इसका अमाइनो एसिड में। बेसिक का एग्जांपल क्या होगा? आर्गिनाइन और लाइसिन। न्यूट्रल का एग्जांपल होगा वेलाइन एंड एलिनाइन। ठीक है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स आर, अब एरोमेटिक के आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं कौन से होंगे? टायरोसाइन, फिनाइल एलेनाइन एंड ट्रिप्टोफैन। ये सब एग्जांपल किसके? एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? आयनाइजेबल इनटू ज्विटर आयनिक फॉर्म। देखो ज्विटर आयनिक फॉर्म में क्या होते हैं? आयनाइजेबल ये होते हैं। ठीक है।
यहाँ पे ये आप देखो, ये H3NCHR, ये C डबल बॉन्ड O, ये एक एसिडिक ग्रुप है, ये B, ये क्या होता है, मतलब एक दूसरे के साथ आयनाइज्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। और फिर ये क्या आ गया हमारा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, ये भी क्या है अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ पे बी को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म, ठीक है, इससे मिलके और इससे मिलके दोनों का जो दोनों से जो मिलके बनती है। अब लिपिड्स की बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन मतलब कि वाटर में ये सोल्यूबल नहीं हो सकते। कंटेन क्या क्या करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, ये क्या हो सकते हैं, सिंपल फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं। अब फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक जो फैटी एसिड होता है उसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि अटैच्ड होता है आर ग्रुप से, ठीक है। द आर ग्रुप में भी, आर ग्रुप अब कौन सा हो सकता है भाई, मिथाइल ग्रुप हो सकता है यानी कि CH3, इथाइल हो सकता है C2H5, और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप हो सकता है, यानी कि वो एक कार्बन से लेके 19 कार्बन तक। एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड विद 19 कार्बन, आर्किडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन, ठीक है। तो मतलब कार्बन की चेन जो है, कार्बन के नंबर जो है इसमें बहुत ज्यादा तक भी हो सकते हैं। अनदर एग्जांपल की बात करें लिपिड में तो वो होता है ग्लिसरील, विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसरील होता है जो कि एक ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, ठीक है। मैनी लिपिड्स में है बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, बहुत से ऐसे लिपिड होते हैं भाई जिनके पास ग्लिसरील भी हो सकता है और फैटी एसिड दोनों हो सकते हैं कंबाइन में। फैटी एसिड्स एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल टू फॉर्म मोनो, फैटी एसिड जो है वो एस्टेरिफाई होते हैं ग्लिसरॉल के साथ क्या बनाने के लिए, मोनो, डाई और ट्राई ग्लिसरीड्स, यानी कि 1, 2 और 3 ग्लिसरीड्स। दे आर ऑल्सो कोल्ड फैट्स, इनको हम फैट्स भी बोलते हैं और ऑयल्स भी बोलते हैं, बेस्ड ऑन इनके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह होता है उनके बेस्ड पे हम इनको क्लासिफाइड कर देते हैं। ऑयल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल्स के पास क्या होता है, ऑयल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, जैसे कि एग्जांपल है गिंगली ऑयल हो गया। फोस्फोलिपिड्स आर कंपाउंड लिपिड, फोस्फोलिपिड क्या होते हैं, कंपाउंड लिपिड होते हैं विद फोस्फोरस एंड अ फोस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, फोस्फोरस के साथ और एक फोस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो सकता है। दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एग्जांपल क्या है, लेसिथिन, ठीक है। ये सारा आप एनसीईआरटी से रीड कर लें, ठीक है। ये देखो फैट्स एंड ऑयल्स, लिपिड्स का एग्जांपल ये एडिनोसाइन, एडेनाइलिक, ये होते हैं हमारे नाइट्रोजन बेसिस, ये होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स और ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब मैं आपको इस पैराग्राफ से बता देती हूँ इसमें क्या लिखा है। नाइट्रोजन बेसिस की बात कर रखी है कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ वो कौन से हैं, प्यूराइन, पायरिमिडाइन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड। इन सब के एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। प्यूराइन में एग्जांपल होता है एडिनाइन और ग्वानिन का, पिरिमिडाइन में एग्जांपल होगा साइटोसाइन, यूरेसिल और थाइमीन का, न्यूक्लियोसाइड में होता है जितने भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं प्लस शुगर, जैसे कि एग्जांपल हो गया एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, थाइमिडाइन, यूरिडाइन एंड साइटिडाइन। न्यूक्लियोटाइड में एग्जांपल देखें तो होगा नाइट्रोजनियस बेसिस तो होंगे प्लस शुगर भी होगी, लेकिन इनके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, जैसे कि एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और साइटिडाइलिक एसिड। ये सब किसके हैं, न्यूक्लियोटाइड के। और अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड में तो ये पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है, जैसे कि हो गया DNA और RNA, ठीक है। ये यहाँ पे दे रखा आपको सब जो मैंने बताया है। अब बात करेंगे किसके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ से पढ़ के बता रही हूँ सब कुछ। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के पास एक आइडेंटिफाइड फंक्शन होता है, कि मतलब जाना पहचाना फंक्शन होता है। प्ले नोन रोल्स इन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, मतलब फिजियोलॉजिकल जो हमारे फंक्शन होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उनमें मतलब काफ़ी जाना माना रोल ये प्ले करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, फैट, ऑयल, नाइट्रोजन बेसिस, एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब आप जानते हो ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का जो रोल है, जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो आप उससे नोन हो आप, ठीक है। फैट्स है, ऑयल है, या फिर जितने भी अमाइनो एसिड है उनसे आप नोन हो, तो ये काफ़ी मतलब एक आइडेंटिफाइड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, नोन रोल प्ले करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अगर मैं बात करूं, हैव नो डेफिनेट, कोई डेफिनेट फंक्शन नहीं होता, कोई डायरेक्ट रोल भी नहीं होता नॉर्मल फिजियोलॉजी में ह्यूमन बॉडी की, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एल्कलॉइड हो गया, फेवोनोइड्स, रबर, इसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइसेस आर सम एग्जांपल, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है।
ये सब हमने पढ़ा है किसका, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का। देखो ये रहा हमारा कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे रखे, जैसे पिगमेंट, कैरोटीनोइड हो गया, एंथोसाइनिन्स हो गया, एल्केलॉइड्स में कौन से, ये आपको टेबल याद रखें। जितनी भी टेबल दे रखे हैं एनसीईआरटी के बुक में उनको अच्छे से आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं भाई, यही पूछ लेंगे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट में जो इसेंशियल ऑयल है उनमें कौन सा एग्जाम्पल देंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स, एब्रिन जो है रेकिन, लेक्टिन्स में कॉनकेनवेलिन ए, ड्रग्स में विनब्लास्टिन, कुरकुमिन एटसेट्रा, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर, गम, सेल्यूलोज, ठीक है। और टर्पिनोइड्स में कौन सा होगा, मोनोटर्पेंसिस, डाइटर्पेंस एटसेट्रा। तो ये सब किसके हैं, अपने जो है टेबल से याद रखें एग्जाम्पल कौन सा किसका है। नाउ विल मूव ऑन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ये क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स विद मोलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन से लेकर या फिर उससे ज़्यादा तक, जो कि ये फाउंड इन एसिड इनसोल्युबल फ्रैक्शन, इनसोल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल, लिपिड जो है वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते लिपिड्स। ये आपको एक्सेप्शन याद रखें कि लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता, क्योंकि इनका जो मोलिकुलर वेट है वो कभी भी 800 डाल्टन से ऊपर नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो एक पार्ट बनाते हैं किसका, एसिड इनसोल्युबल पूल का। अब हम बात करेंगे किसकी, देखो ये याद रखना है आपको इनकी रेंज, ठीक है। कितना परसेंटेज टोटल सेलुलर मास का, वाटर का 70 to 90, प्रोटीन का 10 to 15, कार्बोहाइड्रेट का 3, लिपिड्स का 2, न्यूक्लिक एसिड का 5 to 7 और आयंस का 1। अब बात करेंगे प्रोटीन्स की। अगेन एक टेबल हमारे पास है यहाँ पे, सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शंस, कुछ प्रोटीन उनके फंक्शन, जैसे कोलेजन का क्या फंक्शन है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस के तौर पे काम करता है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम के तौर पे काम करता है, इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी में जानते हो आप, एंटीबॉडी फाइट, हाँ इन्फेक्शन जितने भी एजेंट होते हैं उनसे फाइट करता है। रिसेप्टर क्या होता है, सेंसरी रिसेप्शन होते हैं हमारे बॉडी में, मतलब बहुत सारे रिसेप्टर लगे होते हैं जिससे कि हम स्मेल कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, ये हार्मोन्स वगैरह का जो अच्छे से फंक्शनिंग होती है। ग्लूटामिक 4 एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स में वो किसी वजह से होता है, कौन से प्रोटीन की वजह से, ग्लूट 4, ठीक है। तो ये याद रखनी है टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे प्रोटीन की, ये क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं अमाइनो एसिड के, जो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं। क्या याद रखना है कि अमाइनो एसिड के पॉलीमर है प्रोटीन्स, और लिंक किससे होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। हिट्रोपोलीमर नोट होमो, ये हिट्रोपोलीमर होते हैं, मतलब अलग अलग पॉलीमर से जुड़े होते हैं, होमोपोलीमर नहीं होते, कि इनके सारे पॉलीमर एक जैसे नहीं होते। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ये इसेंशियल अमाइनो एसिड इनमें कौन से हैं, दोज मतलब कौन से होते हैं, दोज कांट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। इसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो पाते, हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट, अपनी डाइट से ही हमें सप्लाई करने पड़ते हैं अंदर, ठीक है। और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली खुद से मतलब सिंथेसाइज होते रहें। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, आपको क्या याद रखना है कि जो कोलेजन है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। और जो राइबोलोस बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस यानी रुबिस्को है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है होल बायोस्फीयर में, ठीक है। एनिमल में बात करें अबंडेंट प्रोटीन की वो है कोलेजन, रुबिस्को की बात करें वो क्या है, अबंडेंट प्रोटीन है पूरे बायोस्फीयर में, ठीक है, होल बायोस्फीयर। अब बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स की, ठीक है। ये क्या होता है, एसिड सोल्यूबल पेलेट ऑल्सो हैज अ पॉलीसेकेराइड, जो एसिड सोल्यूबल होते हैं पेलेट उनके पास भी क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होते हैं, एज वेल एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये एक अनदर क्लास मैक्रोमोलिक्यूल्स की आप कह सकते हो। पॉलीसेकेराइड्स आर द लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, पॉलीसेकेराइड क्या होता है आपको ये याद रखना है कि ये लॉन्ग चेन होती है किसकी, शुगर की, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो लॉन्ग चेन होती है ये शुगर की। सेलुलोज क्या है, होमोपोलीमर होता है जो कंटेन करता है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की यूनिट, ठीक है। जो इनकी जो सेलुलोज होता है पॉलीसेकेराइड में वो क्या होता है, होमोपोलीमर होता है, यानी कि वो कंटेन करता है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की यूनिट। स्टार्च क्या है, इज अ वेरिएंट ऑफ होमोपोलीमर ऑफ ग्लूकोज विच स्टोर एनर्जी, स्टार्च क्या होता है आप जानते हो, ग्लूकोज का वेरिएंट होमोपोलीमर है जो कि एनर्जी को स्टोर रखता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, अनदर होमोपोलीमर है जो कि एनिमल्स में पाया जाता है। इंसुलिन एक पॉलीमर है फ्रुक्टोज का। इनुलिन, इंसुलिन नहीं इनुलिन, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया, इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। इन अ पॉलीसेकेराइड चेन द राइट एंड इज कोल्ड रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट एंड इज कोल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। एक पॉलीसेकेराइड चेन में जो राइट एंड होता है यानी कि ये वाला, इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एंड, और जो लेफ्ट एंड है इसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो स्टार्च है वो सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये आगे बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जब बात करेंगे। स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन, स्टार्च क्या क्या होल्ड कर सकता है, आयोडीन के मॉलिक्यूल यानी I2 मॉलिक्यूल्स इन इट्स हेलिकल पोर्शन, उसके हेलिकल पोर्शन में। हैंस वो कैसा कलर देता है, ब्लू कलर।
Cellulose does not contain complex helix and hence cannot hold iodine and not give blue color. Cellulose जो है वो एक complex हेलिकल्स मतलब कंटेन नहीं करता, तो वो आयोडीन को भी कंटेन नहीं होल्ड नहीं कर सकता, तो इस वजह से वो ब्लू कलर नहीं देता। जो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं उनके पास अमाइनो शुगर होती है एक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर, जैसे कि एग्जांपल की बात करें ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल गैलेक्टोसाइमिन। ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल हैं? कॉम्प्लेक्स शुगर के, जो अमाइनो शुगर को एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज करते हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर कोल्ड काइटिन। तो ये तो आप जानते होंगे, आप प्लांट किंगडम में पढ़ के आ चुके होंगे कि उनकी जो सेल वॉल होती है वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी होती है, काइटिन की, किनकी? आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स आर हिट्रोपोलीमर। जो कॉम्प्लेक्स जो जटिल पॉलीसेक्राइड होंगे वो हिट्रोपोलीमर होते हैं, इनके अलग अलग यूनिट्स के, सब यूनिट्स के बने होते हैं। अब बात करेंगे किसकी? स्ट्रक्चर की। ठीक है, यहीं पे होगा हमारे पास, इसी में था शायद। हाँ, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख लेंगे, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को फिर समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में वही 4 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कहाँ फाउंड होता है? फॉर्म ऑफ लीनियर सीक्वेंस। लीनियर सीक्वेंस के तौर पे जो अमाइनो एसिड है, मतलब बिल्कुल सीधी चेन। ठीक है, फर्स्ट अमाइनो एसिड इसको, पहले अमाइनो एसिड को कहा जाता है एन टर्मिनल अमाइनो एसिड और लास्ट अमाइनो एसिड को कहा जाता है सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करो तो पॉलीपेप्टाइड चेन अंडरगोस फोल्डिंग, मतलब ये फोल्डिंग और कोइलिंग होती है इसमें। ठीक है, जो कि स्टेबल है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड, मतलब कि इसमें मतलब ऐसे राइट हैंड साइड ऐसे कोइलिंग होती है। ठीक है, और एग्जांपल है फाइब्रस प्रोटीन इन हेयर नेल्स। हेयर नेल्स में जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो सेकेंडरी प्रोटीन के होते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ होलो वुलन बॉल। जो लॉन्ग प्रोटीन की चेन होती है वो फोल्डेड होती है इसके ऊपर ही एक होलो वुलन बॉल के जैसे, गिव्स एक मतलब 3 डायमेंशनल व्यू देती है प्रोटीन का। एग्जांपल है मायोसिन। टर्शरी मैंने बता दिया। मायोसिन एग्जांपल। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड विद देयर फोल्डिंग एंड कोइलिंग आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ मतलब ऐसे अरेंज होती हैं। दैट इज ह्यूमन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन। जो ह्यूमन का ह्यूमन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है उसकी 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, 2 अल्फा की और 2 बीटा की सब यूनिट्स। ठीक है, ये दे रखा आपको। ठीक है, ये प्राइमरी देखो बिल्कुल ऐसे लीनियर चेन है अमाइनो एसिड की। सेकेंडरी में देखो ये ऐसा अल्फा हेलिक्स, मतलब राइट हैंडेड ऐसे स्ट्रक्चर होता है। टर्शरी में बात करें देखो ये ऐसे बिल्कुल फोल्डेड है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है इनके बीच में, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन। क्वाटरनरी ऐसे कुछ अरेंज होता है। ठीक है, अब नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, इसकी अगर मैं बात करूं कि मतलब कैसा नेचर है जो बॉन्ड, मतलब बॉन्ड का जो मोनोमर्स को एक पॉलीमर में एक दूसरे के साथ लिंक करता है। तो सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बोक्सिलिक सी डबल बॉन्ड OH जो ग्रुप होता है एक अमाइनो एसिड का, एंड द अमाइनो NH2 ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मोइटी। पेप्टाइड बॉन्ड में आपने बिल्कुल केमिस्ट्री में ये टॉपिक है पेप्टाइड बॉन्ड का कि मतलब 2 जो मोनोमर्स है उनके बीच में से जब उसका वाटर का तो एलिमिनेशन हो, और वो कैसे बने, मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो एक अमाइनो एसिड का और दूसरा जो अमाइनो ग्रुप है दूसरे अमाइनो एसिड का, उन दोनों के लिंकेज से वाटर का एलिमिनेशन होता है, उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है? इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड लिंक्ड विद ईच अदर टू फॉर्म पोली, एक मतलब पर्टिकुलर मोनोसेक्राइड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं ताकि वो पोलोसेक्राइड की एक बड़ी चेन बना सके, उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म, ये डिहाइड्रेशन से भी फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम के बीच में फॉर्म होता है 2 एडजेसेंट मोनोसेक्राइड के। ठीक है,
एक है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड ऑफ फॉस्फेट मोइटी लिंक द 3 डैश कार्बन ऑफ वन शुगर, मतलब जो 3 डैश कार्बन होगा एक शुगर का, किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड का, वो दूसरे जो है न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन से अटैच होता है, ठीक है, इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में। द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप ऑफ शुगर इज एन एस्टर बॉन्ड, जो बॉन्ड होता है एक फॉस्फेट और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के शुगर के बीच में, उनका नाम होता है ईस्टर बॉन्ड। देर इज वन सच ईस्टर बॉन्ड ऑन इधर साइड, मतलब दोनों इधर साइड पे एक ना एक ईस्टर बॉन्ड तो हमेशा रहेगा, उसी को कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एनाबॉलिक पाथवेज, लेड एनाबॉलिक पाथवेज क्या होता है? लेड टू फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स, ये किसकी फॉर्मेशन को लेड करते हैं? और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स फ्रॉम एक सिंपलर मोलिक्यूल से, विद द कंजप्शन, मतलब एनर्जी की कंजप्शन से, एनर्जी को कंज्यूम करे जाएंगे, सिंपल मोलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल है प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, मतलब अमाइनो, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिला के तो प्रोटीन बनाते हैं। कैटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? लेड टू फॉर्मेशन ऑफ सिंपलर मोलिक्यूल फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल, ये किसकी फॉर्मेशन को लेड करते हैं? सिंपलर मॉलिक्यूल की, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में। अब जैसे ग्लूकोसिलेक्टिक एसिड, ठीक है। अब बात करेंगे एंजाइम्स की, ये क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, मतलब जितने भी एंजाइम होते हैं वो सभी ऑलमोस्ट क्या होते हैं? प्रोटीन के होते हैं। राइबोजाइम क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम, राइबोजाइम वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो एंजाइम के जैसे बिहेव करे। हैज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, तीनों स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक्टिव साइड जो होती है एंजाइम की, वो क्या होती है? पॉकेट इनटू विच सब, मतलब कि जिसके अंदर सबस्ट्रेट फिट हो सके, मतलब जिस भी, मतलब ऐसे आप अज्यूम कर लो ये बॉक्स है, इसके अंदर कोई भी सबस्ट्रेट फिट हो सकता है, और ये जो बॉक्स है ये क्या, इसकी एक्टिव साइट है। एंजाइम गेट डैमेज एट, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो है एंजाइम्स डैमेज हो जाते हैं। एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर के अंडर रहते हैं, ठीक है। आर थर्मोस्टेबल, वो थर्मोस्टेबल होते हैं। एंजाइम्स एक्सीलरेट द रिएक्शंस मैनीफोल्ड्स, एंजाइम्स लोअर द एक्टिव, मतलब एंजाइम का क्या काम होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को भी लोअर कर देता है। केमिकल्स ऑन विच द एंजाइम एक्ट कोल्ड, केमिकल जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं उन्हें हम सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को किसमें? प्रोडक्ट में। अब बात करें नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, कैसा होता है? जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइड जो भी होगी एंजाइम की उससे बाइंड करता है, उसके अंदर फिट हो जाता है, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या करता है? जो भी एक्टिव साइट एंजाइम की उसके साथ बाइंड करता है और उसके अंदर फिट हो जाता है। जो बाइंडिंग होती है सबस्ट्रेट की, वो क्या करती है? एंजाइम को इंड्यूस करती है ताकि उसकी शेप को अल्टर कर दे, फिटिंग मोर टाइटली, मतलब वो उसको अच्छे से जगड़ ले उसके सबस्ट्रेट के अराउंड। एक्टिव साइट नाउ ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड, एक्टिव साइट अब क्या करेगी? उस केमिकल बॉन्ड को ब्रेक कर देगी सबस्ट्रेट के, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो एंजाइम उस प्रोडक्ट को बनाकर रिलीज कर देती है। अब कौन से जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को? नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन हो गया। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी कौन से हैं? टेम्परेचर सबसे पहला, शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है कि मतलब हाईएस्ट एक्टिविटी, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर एंजाइम को मिल जाए तो वो हाईएस्ट एक्टिविटी अपनी शो कर सकता है, ठीक है। एक्टिविटी डिक्लाइंस अबव एंड बिलो द ऑप्टिमम वैल्यू, एक्टिविटी क्या करती है? एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर जाते ही या फिर उससे नीचे आते ही क्या मतलब बंद हो जाती है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर इसकी फेवरेबल एक कंडीशन है जिसके अंदर ही रहकर ये अच्छे से अपना प्रोडक्टिविटी दे सकता है, काम कर सकता है। इससे ऊपर जाते नीचे जाते ये एक्टिविटी को डिक्लाइन कर देता है। पीएच की अगर मैं बात करूँ तो एंजाइम्स फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ पीएच, एंजाइम बहुत ही नैरो रेंज ऑफ पीएच में जो है फंक्शन करती है। हाईएस्ट एक्टिविटी ऑब्वियसली यार ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं उसके अकॉर्डिंग पीएच मिलेगा, टेम्परेचर नहीं पीएच, तो वो उसकी एक्टिविटी हाईएस्ट होगी। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की अगर मैं बात करूँ तो जो वेलोसिटी होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन की वो हमेशा किसके साथ राइज करती है? जैसे ही जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कब तक? जब तक वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी यानी वी मैक्स पर नहीं पहुंच जाती, ठीक है। फर्दर इंक्रीज, अगर इससे भी ज्यादा आगे इंक्रीज होता है सबस्ट्रेट का, वो फिर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल अब अवेलेबल ही नहीं है कि वो जो भी एडिशनल सबस्ट्रेट है उसके साथ बाइंड कर सके। तो एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? व्हेन द बाइंडिंग ऑफ अ केमिकल शट्स ऑफ एन एंजाइम एक्टिविटी, जब केमिकल की जो बाइंडिंग है वो एंजाइम की एक्टिविटी को शट कर दे, तो जो प्रोसेस कहलाता है वो इनिबिशन, मतलब इनिबिशन
होता है किसी चीज का बंद हो जाना, रोकथाम लग जाना, एंड केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर। इनहिबिटर जो है वो क्लोजली किसे रिजेंबल करता है, मतलब उस सबस्ट्रेट को उसके मोलिकुलर स्ट्रक्चर में, और इनहिबिट कर देता है एंजाइम की एक्टिविटी को। एग्जांपल इनहिबिशन ऑफ सुक्किनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय माइलोनिन। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करूँ किसकी, एंजाइम्स की, इसमें है ऑक्सीरिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज में कौन सा? कैटालाइज ऑक्सी रिडक्शन बिटवीन दो सबस्ट्रेट। ट्रांसफेरेज में कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप बिटवीन पेयर, दो सबस्ट्रेट के बीच में जो हो। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? कैटालाइज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस किसका? ईस्टर का, ईथर का, पेप्टाइड का, ग्लाइकोसिडिक का। ठीक है, लाइसिस में क्या होता है? कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन, मतलब हाइड्रोलिसिस को छोड़ के, मतलब किसी से भी, लिविंग अ डबल बॉन्ड। आइसोमेरेसिस कौन सा है? कैटालाइज इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिक ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स। लाइगेसिस में क्या होगा? कैटालाइज लिंकिंग टुगेदर ऑफ दो कंपाउंड। कोफैक्टर क्या होता है? ये सारे आपको याद रखने हैं। कोफैक्टर क्या होगा? अब नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स फाउंड टू द एंजाइम टू मेक इट अ कैटालाइटिकली एक्टिव। नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि एंजाइम में पाए जाते हैं ताकि वो उसे कैटालिटिकली एक्टिव बना सके। ठीक है, उसे क्या कहोगे? कोफैक्टर्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं? आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से। एग्जांपल क्या है? हीमोग्लोबिन इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। कोएंजाइम क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो लूजली बाइंड होते हैं एंजाइम के साथ। एग्जांपल है NAD, NADP। ठीक है, मेटल आयंस कौन से होते हैं? रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्टिविटी, फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन एट एक्टिव साइट। ये एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं क्या? मेटल आयंस। ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है फॉर्म करते हैं साइड चेन के साथ इसकी एक्टिव साइड पे, एंड विद सबस्ट्रेट के साथ। एग्जांपल है जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर एंजाइम एंटर स्टमक। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर से जैसे आ सकते हैं, मैं बात कर लेती हूँ। जैसे कि ATP क्या है? ATP एक न्यूक्लियोटाइड है। और जैसे कि और कोई मतलब एक नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम कौन सा हो सकता है? मैं एग्जांपल, मतलब मैं ऑप्शन दो, लाइसोसोम, राइबोजाइम, लाइगेज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। तो कौन से हो सकते हैं नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम? इसमें कौन सा है? राइबोजाइम है। ठीक है, आपने पढ़ा है। और जैसे कि ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन, इसका ऐसा होता है ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल होता है। इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट जो होता है बहुत सारे कोएंजाइम का, वो कौन सा होता है? विटामिन्स। ठीक है, याद रखना है कि जो इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट होता है बहुत सारे कोएंजाइम्स का, वो कौन सा होता है? विटामिन्स होता है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो होता है सुक्किनिक डिहाइड्रोजिनेज का, वो कौन सा है? मेलोनेट, जो अभी हम पढ़ के आए हैं एग्जांपल में। मॉडर्न डिटर्जेंट कंटेन एंजाइम प्रिपरेशन ऑफ किसकी एंजाइम? एल्किलीफाइल्स की। ठीक है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि बाउंड हो किसी भी एंजाइम के साथ और इसेंशियल उसकी एक्टिविटी के लिए, उसको क्या कहेंगे? को एंजाइम कहेंगे। कैटालिटिक एफिशिएंसी जो होती है दो डिफरेंट एंजाइम्स की कैन बी कंपेयर्ड बाय, कैसे कंपेयर कर सकते हैं? उनकी KM वैल्यू के तौर पर, जितनी KM वैल्यू कम उतनी ज्यादा जो है एफिशिएंसी। ठीक है, इनमें से मतलब कौन से एंजाइम में कॉपर नेसेसरली एसोसिएट होता है एक एक्टिवेटर के तौर पे? अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें कौन सा होगा? टायरोसिनेज इसका करेक्ट आंसर होता है। रोल ऑफ एंजाइम इन रिएक्शन इज टू, क्या करने के लिए? एंजाइम का डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए। कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इनिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक प्रोसेस ड्यूरिंग फीडबैक के दौरान? सबस्ट्रेट, एंजाइम, एंड प्रोडक्ट या टेम्परेचर? तो इसमें आएगा एंड प्रोडक्ट। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ही देखना होता है। एंजाइम्स आर नॉट फाउंड इन, एंजाइम कहाँ नहीं मिलते? वायरस में एंजाइम नहीं मिलते। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर ये फिनिश हो गया है। उम्मीद आपको कुछ समझ आया होगा, मैंने आपको क्वेश्चंस की भी हिंट दे दी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।